जय हिंद। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम क्लास 10th मैथ का अध्याय 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यह भी चैप्टर उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि त्रिकोणमिति का 9वां चैप्टर, जिसे हाइट एंड डिस्टेंस कहा जाता है। जिस प्रकार उस चैप्टर से एग्ज़ाम में 5 नंबर का प्रश्न एक पूछा जाता है, उसी प्रकार इस चैप्टर से भी एग्ज़ाम में एक ग्राफ वाला प्रश्न पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है और इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है और उसके यानी बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जानने से पहले हम जान लेते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। नाम से ही स्पष्ट है कि एक चर यानी वैसा समीकरण जिसमें एक चर ही हो उसे एक चर वाले रैखिक समीकरण कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे 2x + 3 = 0 है, तो इसमें सिर्फ एक चर है, या y रहे तो सिर्फ y ही होना चाहिए, या x हो तो सिर्फ x ही होना चाहिए, या t के टर्म में हो यानी जैसे 3t + 1 हो तो पूरे टर्म में t ही होना चाहिए, t के अलावा कोई अन्य चर नहीं होना चाहिए। तो इसका परिभाषा किस प्रकार लिखेंगे। वैसा समीकरण जिसमें एक चर उपस्थित हो उसे एक चर वाले रैखिक समीकरण कहा जाता है। वैसा समीकरण जिसमें, यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि वैसा समीकरण जिसमें एक चर उपस्थित हो उसे एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 3x + 5 = 0, 2x + 1 = 0, 7y + 5 = 0। इसमें एक ही चर है और चर का घात भी कितना है, एक है। तो जिस समीकरण का घात एक होता है उसे रैखिक समीकरण कहा जाता है, और इसमें एक चर है तो इसलिए इसे एक चर वाले रैखिक समीकरण कहा जाता है। अब जानते हैं कि रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ax + b = 0 होता है। ax + b = 0, जहाँ a होता है x का गुणांक और b होता है अचर पद। तो रैखिक समीकरण एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ax + b = 0 होता है, जहाँ पर a और b वास्तविक संख्या है और a = 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a का मान 0 रखेंगे तो 0 गुना x करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर एक भी चर नहीं होगा, तो एक चर वाले रैखिक समीकरण युग्म नहीं होगा। और रैखिक समीकरण का केवल एक ही हल होता है, यानी इसका हल करेंगे तो इसका एक ही हल आएगा। इसको कैसे हल करेंगे, जैसे यहाँ पर +5 है, इधर आएगा तो -5 हो जाएगा, और 3x है तो इधर आएगा तो -5/3, यानी x का मान -3/5 यानी एक ही आता है। इसलिए रैखिक समीकरण युग्म का हल एक ही होता है। तो इस यहाँ लिख देते हैं, एक चर वाले, यहाँ पर लिख दिए कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक ही हल होता है। तो रैखिक समीकरण में सिर्फ इतना ही जानना है, और रैखिक समीकरण एक चर वाले रैखिक समीकरण से बस इतना ही प्रश्न आता है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो उसका व्यापक रूप होता है ax + b = 0, और एक चर वाले रैखिक समीकरण में कितने चर होते हैं, एक होते हैं, और चर का घात कितना होता है, अधिकतम एक होता है, और इसका अधिकतम 0। इसका हल अधिकतम कितना होता है, तो इसका हल
1 होता है। अब जानते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब जानते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण नाम से यह स्पष्ट है कि इसमें दो चर होगा। दो चर कोई भी हो सकता है, या x या y हो, या tx हो, या xz हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें चर दो ही होगा। और रैखिक समीकरण का अर्थ है जिसका पावर 1 होता है उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। तो उसमें दो चर हो लेकिन उसका पावर 1 होना चाहिए, उसे ही दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? तो वैसा समीकरण जिसमें दो चर हो उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का परिभाषा लिखे हैं, वैसा समीकरण जिसमें दो चर उपस्थित हो उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे 5x + 6y = 7, यह दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का उदाहरण है। युग्म नहीं, दो चर वाले रैखिक समीकरण, युग्म होने का अर्थ होता है जोड़ा, तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर इसमें दो चर है और x और y है, इसलिए इसमें दो चर है, इसलिए इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहा जाता है। और x + y = 1, ये भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण है, क्योंकि इसमें दो चर है x और y है। अब जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। व्यापक रूप, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ax + by + c = 0, जहाँ a और b प्राकृतिक संख्या है और a b 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 होगा तो x ही मिट जाएगा, अगर यहाँ पर भी 0 होगा तो y ही मिट जाएगा। अगर दोनों में से कोई भी एक 0 होता है तो x या y खत्म हो जाएगा, तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म नहीं होगा। तो इसलिए जहाँ a does not equal to 0 और b does not equal to 0 होना चाहिए। और दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल के बारे में जानते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल अनंत होता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल अनंत होता है। अनंत का अर्थ है अनगिनत, यानी जिसका हल अनेक होता है उसे ही अनंत कहा जाता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल अनंत होता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण से किस प्रकार ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में कितने चर होते हैं? दो। इसका व्यापक रूप क्या होता है? ax + by + c। और दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कितना होता है? तो अनंत होता है। और इसका ग्राफ, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ सरल रेखीय होता है, यानी इसका जो भी ग्राफ खींचा जाएगा उसका सरल रेखा यानी सीधी रेखा में खींचा जाएगा। तो ये भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख दिए हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ सरल रेखीय होता है, अर्थात ये सीधी रेखा में इसका लाइन यानी ग्राफ खींचा जाता है। अब जान लिए हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है और दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। अब जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, जो कि इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो अब जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। तो यहाँ पर लिख दिए हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा होता है। युग्म का अर्थ जोड़ा होता है, यानी जोड़ा का अर्थ होता है दो, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसमें दो चर होगा x और y होगा, लेकिन ये इसकी संख्या दो होगा, यानी जैसे x + y = 2 है तो x + y = 3, यानी इसका जोड़ा होगा, उसे ही दो चर वाले रैखिक समीकरण
युग्म कहा जाता है। युग्म मतलब जोड़ा। तो इसका परिभाषा लिख सकते हैं कि वैसा समीकरण जो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x और b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के रूप में होता है, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहा जाता है। तो इसको लिख लेते हैं। वैसा समीकरण जो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के रूप में होता है, कोमा उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहा जाता है। तो यानी वैसा समीकरण जो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के जो रूप में होता है, वही दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। और जहाँ लिख सकते हैं a1 और a2 डज नॉट इक्वल टू 0 और b1 b2 डज नॉट इक्वल टू 0, यानी a1 और a2 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 अगर x से गुना होगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी x का मान x का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो वहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ एक चर बचेगा। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे जहाँ a1 कोमा a2 इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 0 और b1 b2 डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म भी जान लिए। अब इस चैप्टर में दो तरह से प्रश्नों का हल किया जाता है, एक जो ग्राफ विधि से और एक बीजगणितीय विधि से हल किया जाता है। तो अब हम जानते हैं ग्राफीय विधि क्या होता है और ग्राफीय विधि से कैसे हल किया जाता है। तो यहाँ पर लिख दिए हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय, जिसे आलेख भी कहा जाता है, और इस विधि से हल करना सीखेंगे। हल करते वक्त हमें तीन तरह रेखाओं के बारे में जानना होता है, जो कि पहला रेखा होता है प्रतिच्छेदी, और दूसरा होता है संपाती रेखा, और तीसरा होता है समांतर रेखा। तो इसको ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हमको कितने रेखा का बारे में पता होना चाहिए, प्रतिच्छेदी, संपाती और समांतर। तो इसको लिख देते हैं। यानी पहला रेखा है प्रतिच्छेदी रेखा, और दूसरा है संपाती रेखा, और तीसरा है समांतर रेखा। तो इन तीनों रेखाओं के बारे में हम बारी बारी से जानेंगे। तो जिसमें पहली रेखा आती है प्रतिच्छेदी रेखा, तो प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में जानते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा, नाम से यह स्पष्ट है कि प्रतिच्छेदी यानी वैसा रेखा जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता हो, यानी प्रतिच्छेदी, और सिर्फ एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करता हो, उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहा जाता है। तो इसको लिख लेते हैं। वैसा रेखा जो एक दूसरे को सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता हो, उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहा जाता है। वैसा रेखा जो एक दूसरे को सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद
करता हो कोमा उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहा जाता है। तो यहाँ पर दो रेखा बना लेते हैं जो एक दूसरे को जो प्रतिच्छेद करेगा। तो मान लेते हैं कि ये लाइन नंबर 1 यानी रेखा 1 है और ये लाइन नंबर 2 है। तो ये दोनों रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो यह एक प्रतिच्छेदी रेखा होगा। अब जानते हैं प्रतिच्छेदी रेखा का गुण। तो इसका गुण होता है प्रतिच्छेदी रेखा का गुण। प्रतिच्छेदी रेखा का गुण होता है कि जब कोई भी ग्राफ प्रतिच्छेद के रूप में यानी इस प्रकार के रूप में आता है तो उसका सिर्फ एक ही हल होता है, यानी अद्वितीय हल होता है, यानी एक के अलावा कोई हल नहीं होता है। तो इसका सिर्फ एक ही हल होता है, एक ही हल होता है यानी अद्वितीय हल होता है। जब अद्वितीय हल होता है यानी जिस समीकरण का हल होता है उसे संगत कहा जाता है। तो ये प्रतिच्छेदी रेखा क्या होगा, संगत होगा। और जिस समीकरण का हल नहीं होता है उसे विरोधी कहा जाता है, यानी एक दूसरे को विरोध करता है। तो इस समीकरण का हल है तो इसलिए इसे अविरोधी कहा जाता है। और जैसे दो समीकरण दिया रहता है तो उसको कैसे पहचानेंगे कि प्रतिच्छेदी है, यानी दो समीकरण का जब उसका गुणांकों का अनुपात चेक किया जाता है, अर्थात A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 के रूप में होता है तो उसे प्रतिच्छेदी कहा जाता है। तो आप इन प्रतिच्छेदी रेखाओं के गुण को याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव आता है कि प्रतिच्छेदी रेखा का कितना हल होता है। तो एक हल होता है, ये संगत होता है कि असंगत, तो संगत होता है। और ये इक्वेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दो समीकरण दिया जाता है तो उसमें पूछा जाता है कि इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, समपाती होगा या समांतर। जब A1 A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 के बराबर नहीं होता है तो वो प्रतिच्छेदी होता है। अब जानते हैं समपाती के बारे में। दूसरा रेखा है समपाती रेखा। तो नाम से यह स्पष्ट है, समपाती यानी वैसा रेखा जो एक दूसरे को संपूर्ण रूप से ढांक ले, तो उसे समपाती रेखा कहा जाता। तो यहाँ पर लिखेंगे वैसा रेखा जो एक दूसरे को संपूर्ण रूप से, यहाँ पर लिख दिए हैं वैसा रेखा जो एक दूसरे को संपूर्ण रूप से ढांक ले उसे समपाती रेखा कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं कि ये L1 रेखा है, इसी के ऊपर एक और रेखा L2 रेखा है। तो ये दोनों रेखा एक ही के ऊपर है और दोनों को ढांक लिया है, तो ये समपाती रेखा है। अब जानते हैं समपाती रेखा का गुण। समपाती रेखा का गुण, जब इस प्रकार का ग्राफ आता है तो वो समपाती रेखा का ग्राफ होता है और इसका हल अनंत होता है। तो इसका पहला गुण है, इसका हल अनंत आता है। जिस समीकरण का हल होता है उसे संगत कहा जाता है, तो ये होता है संगत। और इसे आश्रित कहा जाता है, क्योंकि एक रेखा दूसरी रेखा पर आश्रित है तो इसलिए इसे आश्रित कहा जाता है। और इसका इक्वेशन होता है जैसे A1 A2 बराबर होता है B1 B2 और बराबर होता है C1/C2 के, यानी A1 A2 बराबर होता है B1/B2 बराबर होता है C1/C2। जब इस प्रकार यानी उसका तीनों बराबर होता है तब वो समपाती ग्राफ होता है, यानी इस प्रकार का इक्वेशन। तो आप समपाती रेखा का गुण भी याद कर लीजिएगा। अब ये 2 नंबर रेखा था यानी समपाती। अब जानते हैं
समांतर रेखा के बारे में। समांतर रेखा, इससे भी इसके नाम से ही स्पष्ट है कि वैसा रेखा जो एक दूसरे के समांतर हो, अर्थात जब दो रेखा एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करता है तो वो ही समांतर रेखा होता है। तो लिख देते हैं वैसा रेखा जो एक दूसरे के समांतर हो, उसे समांतर रेखा कहा जाता है। तो समांतर रेखा कैसे हो सकता है, जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे ये लाइन 1 है और ये भी लाइन 2 है, तो रेखा नंबर 1 और रेखा नंबर 2, तो ये एक दूसरे के समांतर है क्योंकि इसके बीच की दूरी हर हमेशा बराबर होता है और ये दोनों रेखा एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करता है, क्योंकि ये सीधा जाएगा, ये भी सीधा जाएगा, तो ये प्रतिच्छेद नहीं करता है। अब इसका गुण जान लेते हैं। गुण, समांतर रेखा का सबसे पहला गुण होता है कि इसका कोई हल नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों प्रतिच्छेद ही नहीं करता है, तो इसलिए इसका कोई हल नहीं होता है। जिसका कोई हल नहीं होता है तो वो संगत नहीं होगा, यानी ये असंगत होता है, असंगत। और जिसका हल भी नहीं होता है तो वो विरोधी होता है, जिसका हल होता है वो अविरोधी, और जिसका हल नहीं होता है यानी वो विरोधी होता है, क्योंकि एक दूसरे को विरोध कर रहा है, यानी विरोधी होता है। और इसका इक्वेशन यानी समीकरण होता है A1 A2 बराबर होगा B1 B2 के, और बराबर नहीं होगा C1 बटा C2 के। तो समांतर रेखा का भी गुण आप याद कर लीजिएगा। A1 बटा A2 बराबर होता है B1 बटा B2 के, और बराबर नहीं होता है C1 बटा C2 के। तो यही था दो चर वाले रैखिक समीकरण का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से प्रश्नावली 1.3 और 3.1 और 3.2 पूरा बन जाएगा। अब अगले लेक्चर में प्रश्नावली 3.1 स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।